पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगातार देश भर में चुनाव चल रहे हैं, जहां पर अभी हरियाणा के चुनाव हुए हैं तो वहीं अब अन्य राज्यों में चुनाव। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर के लगातार जो सियासत है वो गरमाती जा रही है, क्योंकि उधर अखिलेश यादव ने तमाम कुछ सीटों को लेकर के नाम घोषित कर दिए हैं। तो उपचुनाव को लेकर के बड़ी तैयारी नज़र आ रही है। उधर योगी बाबा पर बड़े सवाल जो है, पुराने जो लोकसभा चुनाव के परिणाम ले रहे हैं उसको लेकर के कई सवाल उठे हैं। तो क्या अब उपचुनावों में एक बार फिर से भाजपा कमाल कर देगी या इस बार फिर से खेला होने वाला है? इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हीं से सीधा जुड़ेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी इसराइल खान है, मैं मथुरा से हूँ। जी चौधरी जी, अभी उपचुनाव को लेकर के हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियों में तमाम पार्टी नजर आ रही है। क्या कुछ आपको लगता है हरियाणा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या असर रहने वाला है? देखिए, ईवीएम का खेल चलेगा। हरियाणा में तो सार्वजनिक हो गया है। तो अभी राकेश टिकैत हैं, राष्ट्रीय किसान यूनियन है शायद उनका, वो कह भी दिए हैं कि ईवीएम वोटों की चोरी कर रहा है। तो इस तरीके से जो सियासी पार्टियां हैं या उनके लीडर हैं, मुझे नहीं लगता कि वे बेवजह जो है जनता को गुमराह कर रहे हैं। उनको ईवीएम को पहले बंद करने का काम करना चाहिए। यदि ईवीएम होगी तो सही परिणाम आएगा, सही लोकतंत्र आएगा। अगर वो ईवीएम से चुनाव अगर होता है तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। हमारा आप कह रहे हैं ईवीएम का इस्तेमाल वहाँ पर होने वाला है? वो तो हो ही रहा है, वहाँ पर नहीं हो ही रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो जब रिजल्ट आप लोगों के हक में आए, भाजपा का काफी बुरा हाल उत्तर प्रदेश में नजर आया। नहीं, वो आपसी जो है म्यूचुअल स्टैंडिंग है। वो ज़्यादा स्पीड से दौड़ने के लिए 2 कदम पीछे हटते हैं। अच्छा। और उत्तर प्रदेश के जो सदर हैं, जो समाजवादी पार्टी है, उनके लीडर ने तो कहा भी था कि हम 80 की 80 सीटें जीत जाए, फिर भी हमारा ईवीएम पर आरोप रहेगा। तो केवल वो बोलते हैं। तो ईवीएम के बारे में 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का भी जो है वर्णन है। वो कहा है कि ईवीएम मशीन से फ्री ऑफ ट्रांसलेशन, पारदर्शी, ईमानदारी से चुनाव संभव नहीं है। तो ये बोला है तो इसमें तो कोई संदेह वाली बात है ही नहीं। अगर मैं जनमत की बात करूँ तो जनमत किस तरफ जा रहा है उत्तर प्रदेश में? जनमत तो जो इंसानियत और मसावत की बात कर रहे हैं उधर है। लेकिन ईवीएम मशीन जो है वो उन्हीं को जनमत देना चाहती है। जालिम ताकतें हैं जो भारत को नस्तो नाबूद करने की बात करती है, भारत में एकता अखंडता को जो है खतरा पहुंचाने की बात करती है। उनके पास नए जमाने की मनुष्यमती ईवीएम मशीन है। तो फिर इसका तोड़ कैसे निकाला जाए? अगर इसी तरीके से ईवीएम का खेल चलता रहेगा तो फिर जनता का वोट करने का, जनता का अपने जो नेतृत्व है उसको चुनने का क्या फिर हक रहेगा? जनता तो देखिए, जनता का काम क्या है? वो वोट डालने का काम है। जनता तो डाल रही है। अब ये जो सरकारों में रह चुके हैं, वो नेतृत्व कर चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है ना कि वोट की जो रखवाली करें वो लोग। वो कहीं ना कहीं लड़ने में विफल साबित हुए हैं, फेलियर साबित हो गए हैं। उनके बस की अब ये लड़ाई रही नहीं है। तो हमारा ऐसा मानना है, इस दिशा में एक बहुजन मुक्ति पार्टी है, वो ईवीएम को लेकर के यहाँ पर जनवरी में उन्होंने जो है संसद भवन को घेरने का काम किया। तो बहुत बड़ी रैली वो लोग किए, संसद भवन को घेरा। तो हमें ऐसा मानना है कि बहुजन मुक्ति पार्टी जो ईवीएम को लेकर सही जो लड़ाई लड़ रही है, उसको जानने की, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जब अब उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे, उसमें क्या आपको लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है? जब तक ये ईवीएम रहेगा तब तक तो ये ऐसा मामला बनता ही रहेगा। ये सारा ईवीएम का खेल है। और ईवीएम पे आज से नहीं, जब से ये ईवीएम से चुनाव हुए तब से ही आवाज़ें उठती रही हैं। छुटपुट सारी पार्टियां ही उठाती रही हैं। भाजपा खुद कभी ईवीएम के खिलाफ हुआ करती थी, अब ऐसा क्या हो गया कि भाजपा को सही चुनाव? भाजपा ने सबको हाईजैक कर रखा है। आप लेके जाएंगे कहाँ अपनी बात को? ईवीएम देखो, कमिश्नर जो है, चुनाव आयोग जो है, वो सारा पूरा भाजपा के हाथ है। आप अपनी शिकायत लेके जाएगा, सुप्रीम कोर्ट है। कभी सुप्रीम कोर्ट अपना बयान कहते हैं, फिर उस पर दबाव आता है, फिर वो अपने बयान को पीछे ले लेते हैं। तो कहाँ जाए? उन्होंने पूरी चारों तरफ से अपना हाईजैक कर रखा है, सब हर चीज़ को हाईजैक किया। फिर उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि जहां पर विपक्षी पार्टी जीतती हैं, अच्छा करती है, वहां पर ये सवाल क्यों? ये अभी इसराइल भाई ने कहा ना, पहले थोड़ा 2 कदम पीछे लेते हैं, फिर आगे मेन चुनाव जो आता है उसको फिर हम तो ये रणनीति का हिस्सा है। जो ईवीएम का जो मामला है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद GL नरसिंह राव और सुब्रमण्यम स्वामी 2004 में कांग्रेस के विरोध में वही तो जा रहे थे और यात्रा भी निकाल रहे थे। वो तो वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि ईवीएम मशीन से चोरी हो रही है। वो सुब्रमण्यम स्वामी का ऑल द मीडिया पर उनका बयान है कि जो जापान है वो माइक्रो कंट्रोलर मशीन बनाता है, तो वो मशीन को जहां हम लोग सेट करते हैं वहां से जो है चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे उन्होंने 4 एविडेंसेस दिए हैं।
किसने दिए हैं? भारतीय जनता एक पार्टी बात ने। बताइए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 पार कह रही थी, क्यों नहीं उन्होंने 400 पार फिर ईवीएम के सहारे या इलेक्शन कमीशन के सहारे नहीं कर तो लिया? ये एक राजनीति का खेल है ना। इसका जवाब यह है कि इसीलिए उन्होंने 400 पार नहीं किए, ताकि जनता विरोध ना कर दे एकदम कि वाकई इनके हाथ में ईवीएम है। ईवीएम से जो हम लोग काम कर रहे हैं तो ईवीएम का भंडाफोड़ कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इनकी जो लोग काम कर रहे हैं इनकी बात साबित ना हो जाए, इसलिए इन्होंने जो है अपना आंकड़ा वहाँ तक रखा कि अपनी सरकार बना लें बस। ठीक है, यानी कि आप लोग कह रहे हैं कि पूरा ऐसे सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है कि इस तरीके के आंकड़े लाए ताकि जनता सवाल भी ना उठा सके, ये कह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली वही है। उन्होंने अभी तो नज़दीक चुनाव आपके हरियाणा वाला ही हुआ है ना, इसमें आप परिणाम आपके सामने है। सारे लीडर जितने भी, चाहे सामाजिक संगठन चलाने वाले हों या राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले हों, देश में सभी मान चुके हैं कि ईवीएम मशीन में फॉल्ट है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, वो लड़ नहीं पा रहे हैं, केवल स्टेटमेंट देते हैं, पीछे चले जाते हैं। भारत में ईवीएम के मसले को लेकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठाने वाले केवल एक ही व्यक्ति का नाम है, वो माननीय वामन मिश्रा। बीजेपी तो कहते हैं कि लगातार जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, जनता का विश्वास है, जनता जो विकसित भारत लेकर चल रहे हैं मोदी जी, उस पर विश्वास कर रही है। जनता की बात आप कर रहे हैं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं होती, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं होती, दंगे फसाद, बहुत सारा नौजवान युवा पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के हाथ में घूम रहा है, कहाँ है? बिल्कुल, कुछ युवा भी उनसे जुड़ लेते हैं। क्या आपको भी लग रहा है जो विकसित भारत पीएम मोदी दिखा रहे हैं उसी का लहर है कि जनता उनको चुन रही है, ईवीएम का खेल है? सब ईवीएम का खेल है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ऐसा हो रहा है, व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, वो वोट तो देना चाह रहा है घोड़े पर, लेकिन वो वोट चला जा रहा है गधे पर। अच्छा, ये सीधा सीधा अगर ये भारतीय जनता समझ जाए, भारत की जनता अगर समझ जाए तो वह ईवीएम को भी तोड़ देगी, लेकिन भारत की जनता अभी लोकतंत्र को पूरी तरह समझ नहीं पा रही है। वर्तमान में जो मोदी या कांग्रेस आरएसएस का जो षड्यंत्र है, ये भारत की जनता को समझ में आनी चाहिए। इसके लिए पूरे देश में भारत मुक्ति मोर्चा तथा बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में एक जागृति आंदोलन चला रही है। असर होगा इसका कुछ? बिल्कुल असर होगा। वो समय, परिस्थिति, व्यक्ति, जगह, कार्य को ध्यान में रख के ब्राह्मण अपने आप में बदलाव लाता है। आप जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोदी ही दोबारा क्यों जीत गए, तीसरा बार क्यों जीत गए, तो 400 पार कर गए कह रहे थे, तो 400 पार क्यों नहीं कर गए अगर ईवीएम में वो कुछ छेड़छाड़ करता? तो मैं आपको ये बताऊं कि वो जो है ना, समय पर अपने काम पर वो ध्यान देता है, उसको काम से मतलब है, उसको 400 पार करने का मतलब नहीं है। ये हमारे समाज को, अर्थात मूल्यवादी समाज को, SC ST OBC को और माइनॉरिटी को, यह वो सिर्फ बरगला के रखना चाहता है। ST SC OBC के तो सबसे बड़े माइती बताते हैं पीएम मोदी, खुद कहते हैं मैं OBC समाज से आता हूँ। तो मोदी जी बता रहे हैं, मोदी जी न रोजगार पर बात करते हैं, न शिक्षा पर बात करते हैं, और न ही चिकित्सा पर बात करते हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, यदि मन की बात के जगह रोजगार के लिए बात करें, रोजगार के लिए बात करें, शिक्षा के लिए बात करें, चिकित्सा के लिए बात करें, तो ऐसा हो आज बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। शिक्षा के लिए विद्यालयों में, विद्यालय प्राथमिक स्तर के हैं तो वहाँ एक अध्यापक पढ़ा रहा है, तो मेरे हिसाब से 5वीं स्कूल है तो वहाँ एक विद्यार्थी न लगा करके 5 शिक्षक लग जाए तो उन बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। यानी कि सिस्टम का जो शिक्षा का सिस्टम है पूरी तरीके से चरमराया, मैडम चरमराया ही नहीं, ध्वस्त कर दिया ये ब्राह्मण व्यवस्था। इस देश में ब्राह्मणों की कैसे खत्म हो गई ब्राह्मण व्यवस्था? ईवीएम मोदी यदि पिछड़ी जाति के हैं तो जाति सेशंस का जनगणना क्यों नहीं कराया? ब्रिटिश शासन काल में 1931 तक जनगणना हुआ। अब वो तो कह रहे हैं पिछड़ी जाति का हूँ, मेरा 56 इंच का सीना है, तो जाति सेशंस कराने के लिए किसने रोका है? यहाँ पर कुत्तों की, बिल्ली की, जहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती हो रही है, पिछड़ों की क्यों नहीं हो रही है? भाई जब बात नहीं हो रही है, सवाल मैडम गिनती कराता तो आज नहीं 1911 में वो करा देता, 1931 में, सॉरी 2011 में जो किया, आज तक वो फ्लैश नहीं किया, ये कराएगा नहीं। मोदी एक्चुअल रियली में यह बैकवर्ड नहीं है,
आपको पता है जब ये 3 बार वहाँ चीफ मिनिस्टर रहे तो अंतिम बार में ये प्लानिंग वे में ब्राह्मणों ने तैयार किया। क्यों? जब वाम से जो पिछड़े वर्गों की बात करता है, आज से 20 बरस पहले से पिछड़े वर्गों का सब्जेक्ट डिजाइन करके उस पर डिबेट कराया पूरे देश दुनिया के लोगों से। उसमें अदर और देशों से भी लोग आया करता था, उसमें 36 देशों के। हम 90 से इसमें जुड़े हुए हैं, तब पूरे विश्व तो के वो लोग कह रहे हैं, देखो आरएसएस वाले कह रहे हैं जातियों में मत बंटो, धर्मों में मत बंटो, एक हो जाओ, एक हो जाओगे तो कुछ कर जाओगे ना। मैडम एक मिनट, आरएसएस ने या मोहन भागवत कहते हैं हमको जात में बट के नहीं रहना चाहिए। ये मोहन भागवत को अपने बाप दादा पूर्वजों से जो मर के चला गया उनसे पूछना चाहिए कि किसने जाति निर्माण किया। तो एक और शो होगा जी। जाति जबकि जानवरों में होता है, अदर और जीव जंतुओं में होता है, मनुष्यों में नहीं होता है। मनुष्य ऑल ओवर वर्ल्ड का लिंग और लिंग से समान है। कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई छोटा हो, कोई अनपढ़ हो, कोई गंवार हो, जो मूर्ख हो, कोई नौकरी करता, अलग बात है। इस बार भी फिर राजनीति की जा रही है। आपको भी ऐसा लगता है कि राजनीति की जा रही है, जहां एक तरफ कह रहे हैं कि बटिए नहीं एक हो जाइए और वहीं पूरी तरीके से बांटते हुए आरएसएस नजर आती है और भाजपा नजर आती है? देखिए, रामायण में ही लिखा हुआ है, पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, न पूजिए शूद्र गुणगान प्रवीणा। अर्थ होता है इसका कि विप्र को यानी ब्राह्मण को तो पूजा कीजिए, इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। कोई बता दीजिए नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को जो अपर कास्ट में उसको तो आप सम्मान दीजिए, चाहे वो ज्ञान गुणहीन हो। और अगर शूद्र है यानी अदर कास्ट है, कोई SC BC OBC माइनॉरिटी या और भी कोई कास्ट होता है, तो उसको भले वो गुणगान हो, मतलब बहुत अच्छा हो, प्रवीण हो, क्वालिटीज़ हो, तो उसको आप ज़रा भी इज्जत मत दे दीजिएगा। ये बात समझने में यहाँ की आवाम को बहुत देर हो जाएगी, जब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए, 2 तरह की नफ़रतें फैलाई जाती हैं। एक नफ़रत ये कह रही है इस समाज के अंदर जो डाली जाती है RSS की मार्फत कि देखिए सबसे बड़ा खतरा जो है मुसलमान है। और दूसरी ये बात भी सही है कि आम तौर पे भारत का SC BC माइनॉरिटी ये जानता है कि भाई ब्राह्मणवाद ने उनको बड़ा दुख दिया है, उनको बांट के रख दिया, ये जानता है वो। मगर जब 2 चीज़ों में कंपैरेटिव वो देखता है, तो क्योंकि एक चीज़ को जो वो उसको डाउन किया जाता है और दूसरे डर को हवा के शोले भड़का के बढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर बदले की एक भावना पैदा कर दी गई है। मुगलों ने ऐसा किया, वो वैसा किया, तुमको ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह की भावना को अननेसेसरी इतना ज़्यादा एक्सक्यूलेट किया जाता है कि नफरत फैलाने का काम कर। वो एक तो उस चीज़ को भुलाया दिया है कि वो जो अंदर से कैंसर पनप रहा है उसको भुला दिया जाता है। वरना हकीकत ये है कि एक फर्जी मैनिपुलेटेड डर है जिसका आज कोई औचित्य नहीं है। हुआ होगा राजशाही सत्ताओं में जो है अपने खुद घर में लड़ाई झगड़े चलते हैं सबके, जो है हुआ होगा, मगर आज उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। मगर इम्पैक्ट जो प्रैक्टिकल है ये हमारे उस फैमिली को, मैं ये कहता हूँ मेरा परिवार है यहाँ का SC BC माइनॉरिटी कम्युनिटी जितना भी है। मेवात हम देखें, मेवात में जितना मेव है, मेव कहाँ से आया? वही जाट और गुजर फैमिलीज हैं, वही मुसलमानों का। तो ये आखिर वो ब्लड फैमिली एक है। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा आपका परिवार एक है, हमारा खून एक है, हम परिवार एक है, भाई भाई हैं। मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया, आपने पैंट शर्ट पहना हुआ, फ़र्क क्या है? पीछे से हमारा ब्लड तो एक ही है। मगर ये जो विदेशी आया है जिसने हमको आज से पहले भी नुकसान दिया और आज भी लड़ा रहा है, वो कभी सामने भी नहीं आता है। बस इतना पहचानना है कि भाई हम भाई भाई हैं, ये हमारा घर है मुल्क, और इस मुल्क में हमें प्यार से रहना। ये विदेशी जो है ये इसने बांट के पहले भी रखा है, आज भी ये बांट रहा है। अगर हमारी आंखें आज नहीं खुली। ठीक है सर, समझ गई हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इनसे चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से अब उपचुनाव से लेकर जो EVM का प्रभाव लगातार देखा जा रहा है, एक बार फिर से सवालों के घेरे में EVM आ गई, उसको लेकर के जनता के क्या ख्यालात है और जो बातें इस समय सियासत की ओर से कही जा रही है उसके क्या मायने हैं। तो आपने तमाम लोगों की राय सुनी, आपकी राय लोगों की राय पर क्या है जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।